हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 10 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज है संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले होते हैं, जिसमें पूरी व्याख्या के साथ हम 60 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सभी को हमारे साथ 40 मिनट तक बने रहना है। ठीक है, तो 40 मिनट में हम 60 क्वेश्चन पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप रिवीजन करेंगे तो आपकी तैयारी जो है करंट अफेयर में मजबूत हो जाएगी। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए के साथ। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वज्र प्रहार अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। इस बार 15वें क्रम का था। इसका आयोजन यूएसए के इडाहो स्थान पर किया गया था। दो और अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में होता है, एक तो कॉप इंडिया और दूसरा युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में बैलन डी और 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बैलन डी और पुरस्कार 2024 एताना बोनामाटी जी को दिया गया है। बैलन डी और अवार्ड अगर पूछे सबसे ज़्यादा किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी जी ने जीता है, और ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और 2024 में 3 लोगों को दिया गया है। एक तो पुरुष में रोड्री को दिया गया है, स्पेन का है। महिला में एताना बोनामाटी, ये भी स्पेन की हैं। और जो बेस्ट क्लब है इसको बैलन डी और अवार्ड दिया गया है, इसका नाम है रियल मैड्रिड, ये भी स्पेन का है। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में बोत्सवाना का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बने हैं डूमा बोको। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति डूमा बोको बने हैं, और बोत्सवाना की राजधानी का क्या नाम है? गैबोरोन। सिनावात्रा ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये लेडीज हैं। और शिगेरू इशिबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे तूफान कॉन्गरे का संबंध किससे है? तो कॉन्गरे का संबंध हो जाएगा ताइवान से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो टाइफून जिसका नाम है कॉन्गरे, यह फॉर्मोसा द्वीप पर तबाही मचा के रखा है, और इसी फार्मोसा द्वीप पर अगर पूछे कौन सा देश स्थित है, तो ताइवान देश स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ट्रामी तूफान, ये कहाँ पर आया है? तो यह वियतनाम में आया है। और पूछे वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है? तो वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई। क्या नाम है? तो वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दाना चक्रवात, ये कहाँ पर आया था? तो दाना चक्रवात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाया था। और इसी दाना चक्रवात का नामकरण अगर पूछे किसने किया था? तो कतर देश ने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पाँचवां, हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल न होने की घोषणा करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? तो पहला तो भारत था, और दूसरा कौन बन गया है? ब्राज़ील बन गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वन बेल्ट वन रोड पहल अगर पूछे किसका है? तो ये चीन का है। इस पहल के तहत चीन जो है अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में अपनी पहुंच को मजबूत करना चाहता है। अभी जो है ब्रिक्स का दूसरा देश है जिसने वन बेल्ट वन रोड में शामिल होने से मना कर दिया है, जिसका नाम है ब्राज़ील। और पहला देश कौन सा था? तो भारत था। ब्रिक्स 2024 का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो कजान में किया गया है। और कजान प्रांत अगर पूछे किस देश में है? तो रूस में है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की है? तो भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की गई है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में लॉन्च की गई है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। और कहाँ पे किया है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में किया है। इस मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा को हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा भी कहते हैं, और यह 13 जिलों में शुरू किया गया है। संजीवनी योजना के तहत उत्तराखंड के 13 जिलों में शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला लेखकों का गांव अगर पूछे किसे घोषित किया गया है? तो थानो गांव को किया गया है। और ये थानो गांव अगर पूछे किस जिले के अंतर्गत आता है? तो देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सातवां, हाल ही में सुरुबला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो सुरुबला महोत्सव आयोजित किया गया है लद्दाख में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सुरुबला महोत्सव अगर पूछे कहाँ मनाया जाता है? तो यह एक फसल मौसमी उत्सव है, यानी कि फसल के कटने पर यह मनाया जाता है। और इस महोत्सव का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो कारगिल
जिला में किया गया है, जो कि लद्दाख का एक जिला है। लद्दाख में अगर पूछे वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं, तो कुल 7 ज़िले हैं। योसमोचे फेस्टिवल और लोसर फेस्टिवल ये दोनों भी कहाँ मनाए जाते हैं, तो लद्दाख में मनाया जाता है। नेपाल में जो रोशनी का त्यौहार होता है, जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली होता है, वैसे नेपाल में जो रोशनी का त्यौहार होता है उसे तिहार कहते हैं। हिंगोट युद्ध उत्सव का आयोजन अभी कहाँ किया गया है, तो हिंगोट युद्ध उत्सव का आयोजन किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां। हाल ही में चर्चा में रही एक्सप्रेस पर्ल आपदा का संबंध किससे है, तो एक्सप्रेस पर्ल आपदा का संबंध हो जाएगा श्रीलंका से है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एक्सप्रेस पर्ल आपदा यह एक मालवाहक जहाज़ था और यह श्रीलंका का जहाज़ था। यह 2021 में हिंद महासागर में डूब जाता है और अभी जो है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा दिसानायके, और इन्होंने इस आपदा की जांच के लिए एक समिति का गठन भी कर दिया है। तो एक्सप्रेस पर्ल आपदा क्या है, श्रीलंका का एक मालवाहक जहाज़ है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो हरिनी अमर सूर्या जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 9वां। हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर विवेक देवराय का संबंध किससे था, तो डॉक्टर विवेक देवराय एक अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर विवेक देवराय इनका भी हाल ही में निधन हो जाता है और ये पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये एक अर्थशास्त्री थे। भारत में अगर पूछे रेल बजट को आम बजट में विलय करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो विवेक देवराय कमेटी का गठन किया गया था, जिससे रेल बजट को और आम बजट को एक साथ मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में अगर पूछे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो 2 लोगों को, एक तो अमर्त्य सेन को और दूसरा अभिजीत बनर्जी को। इन्हें 1998 में मिला था और अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था। बीपीएल कंपनी के अगर पूछे संस्थापक कौन हैं, तो ये थे गोपाल नाम्बियार, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। 10वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह किया गया है सऊदी अरब में। एक जिला एक उत्पाद अगर पूछे इसको शुरू किसने किया है, तो पीयूष गोयल जी ने इसको शुरू किया है। कहाँ पर, रियाद सऊदी अरब में इसको शुरू किया है। यहाँ पे एक दीवार है, उस पर जो है एक जिला एक उत्पाद प्रोडक्ट को शुरू किया गया है। जबकि पूछे एक जिला एक उत्पाद को शुरू करने वाला राज्य सबसे पहले कौन था, तो उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले शुरू किया था 2018 में। 11वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस अगर बात करते हैं कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार जो है 10वें क्रम का मनाया गया है और किसकी याद में मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर को, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। जो कि पटेल जी हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी थे। अगर इनकी जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था और इन्हें भारत की तरफ से 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर पूछे किसकी प्रतिमा है, तो सरदार जी की प्रतिमा है और ये केवड़िया गुजरात में स्थापित है, यानी बनाया गया है और इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च किया है, तो दीप जहाँ पे होगा कोई अंधा नहीं होगा, तो आंध्र प्रदेश से याद कर लेंगे, या आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। दीपम 2.0 योजना अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी ने यह योजना शुरू करी है। इसका उद्देश्य है कि एक वर्ष में 3 LPG सिलेंडर फ्री देना और यहाँ से इस योजना से 2 करोड़ परिवार जो है लाभान्वित होने वाले हैं, यानी कि एक वर्ष में 30 गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। किस योजना के तहत, तो दीपम योजना के तहत जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह पुरस्कार दिया गया है श्री श्री रविशंकर जी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है, तो ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे जो है अगर पूछे किसे सम्मानित किया गया है, तो श्री श्री रविशंकर जी को यहाँ फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। और फिजी की राजधानी का क्या नाम है, सूबा यहाँ की राजधानी है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च यू विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यू विन मोबाइल ऐप का संबंध हो जाएगा टीकाकरण से।
यूबिन मोबाइल ऐप अगर पूछे इसका संबंध किससे है तो टीकाकरण से संबंधित है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच हो सके, इसके लिए यूबिन मोबाइल ऐप को शुरू किया गया है और इसका संबंध हो जाता है टीकाकरण से। टीकाकरण की अगर पूछे, टीकाकरण को समान रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। अगर पूछे मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है तो टीका से संबंधित है। और मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन शुरू किया गया था। ठीक है, इसीलिए 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। पूछे भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 15वां। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत आदम्य और अक्षर का अनावरण कहाँ हुआ है तो आदम्य और अक्षर इसका अनावरण किया गया है गोवा से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आदम्य और अक्षर इसको अगर पूछे लॉन्च किसने किया है तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको लॉन्च किया है। यह भारत की स्वदेशी तेज गश्ती पोत हैं। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है तो गोवा से लॉन्च किया गया है। आदम्य और अक्षर को अगर पूछे इसका निर्माण किसने किया है तो गोवा शिप यार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। इसका उद्देश्य क्या है तो इन दोनों स्वदेशी गश्ती पोत का उद्देश्य है निगरानी रखना और द्वीपों की सुरक्षा करना। हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियोंगोंग के लिए कौन सा मिशन भेजा है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सेंझोऊ 19 मिशन को भेजा है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सेंझोऊ 19 मिशन को अगर पूछे लॉन्च किसने किया है तो चीन ने इसको लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से लॉन्च किया है और इस मिशन के तहत जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा। और चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है तियोंगगोंग यहाँ का राष्ट्रीय स्टेशन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है विपिन कुमार जी को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना पूछे कब की गई थी तो 1995 में किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं विपिन कुमार जी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो दिल्ली में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और उड्डयन मंत्रालय के मंत्री अगर पूछे कौन है तो राम मोहन नायडू जी हैं। और 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें अगर पूछे कि सबसे युवा मंत्री कौन बने हैं तो राम मोहन नायडू जी बने हैं। हाल ही में भारत वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बिनबेक्स का 5वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है तो द्विपक्षीय अभ्यास है, यानी इसमें सेना और वायुसेना भाग लेने वाली है। और कौन से क्रम का है तो 5वें क्रम का है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो हरियाणा में किया गया है। तो बिनबेक्स अभ्यास यह किसके बीच होता है तो यह एक सैन्य अभ्यास है भारत और वियतनाम के बीच में 5वां आयोजन किया गया है हरियाणा के अंबाला में। और पूछे वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है तो वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई और वियतनाम की मुद्रा का नाम है डोंग। कुछ महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत जो अभ्यास करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे नसीम अल बहर अभ्यास भारत ओमान के बीच में होता है। साइक्लोन अभ्यास इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास साइक्लोन मिस्र के साथ, जबकि डेजर्ट साइक्लोन पूछे तो भारत और UAE के बीच में होता है। गरुण शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया भारत के साथ। अयुत्या अभ्यास थाईलैंड और भारत के साथ। वज्र प्रहार, तर्कस और कॉप इंडिया अभ्यास ये तीनों अभ्यास भारत और USA के बीच में होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अल नगहा अभ्यास किसके बीच होता है ओमान और इंडिया के बीच में। एक्वेरियन अभ्यास मालदीव भारत के बीच में। सिम्बैक्स अभ्यास सिंगापुर और भारत के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 22वां। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार TB रोगियों के मामले में शीर्ष देश कौन सा है तो भारत है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वर्ल्ड TB रिपोर्ट 2024 यह रिपोर्ट अगर पूछे किसने जारी किया है तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व के 30 देश के पास जो है 87% TB के केस हैं, जिसमें पहला स्थान है भारत का। और भारत में TB के कितनी केसेस हैं तो 26% हैं पूरे विश्व का, जबकि दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया की पूरे विश्व में 10वां स्थान है, मतलब 10% केस यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि TB जो है किससे होता है तो TB जीवाणु जनित रोग है। और यह जीवाणु किस रोग से होता है, मतलब किस जीवाणु से होता है तो माइक्रोबैक्टीरियम रोग से TB होता है। और TB के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है तो BCG लगाया जाता है। विश्व TB दिवस कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को मनाया जाता है। TB हारेगा देश जीतेगा
इसका लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2025 तक रखा गया है। अभी जो है WHO के द्वारा भारत को जो है ट्रिकोमा फ्री देश घोषित किया गया है, तो ये आपको याद रख लेना है। और भारत सरकार के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य अगर पूछे कब रखा गया है तो 2070 तक रखा गया है, जबकि पूरे विश्व का कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है तो 2040 तक रखा गया है। 23वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने लॉन्च किया है? तो लकड़ी का बना उपग्रह है जिसका नाम है लिग्नोसैट, इसको लॉन्च किसने किया है तो जापान ने लॉन्च किया है। लिग्नोसैट मैंने बताया कि लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह है, और किस लकड़ी से बना है तो होनाकी लकड़ी से बना है। यह लॉन्च किसने किया है तो जापान ने लॉन्च किया है। वो किस कंपनी के रॉकेट से लॉन्च किया गया है तो स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। और यह पूछे कि यह कंपनी किसका है तो एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री के कौन हैं, तो अभी मैंने पहले भी बता दिया शिगेरू इशिबा हैं। जापान में जो संसद है इसको डाइट कहा जाता है। जापान की मुद्रा का नाम है येन। जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू और क्यूशु। इसमें सबसे बड़ा द्वीप है होक्काइडो। इसी होक्काइडो पे अगर पूछे राजधानी टोक्यो स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में UNEP के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली भारत की पहली तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी अगर व्याख्या देखें तो UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। UNEP के द्वारा एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है जिसका नाम है ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0। इसमें अगर पूछे कि इस प्रोग्राम में अभी भारत की पहली तेल और गैस कंपनी शामिल हुई है जिसका नाम है केयर्न इंडिया। तो केयर्न इंडिया जो है UNEP के कार्यक्रम ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल हुई है, और यह भारत की पहली तेल और गैस कंपनी बन गई है। इसमें शामिल होने का क्या उद्देश्य है तो 2030 तक पूरे विश्व में 30% मीथेन उत्सर्जन में कमी लाना है। ठीक है। भारत की अगर पूछे नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, और पूछे किस क्रम की है तो यह 14वें क्रम की भारत की महारत्न कंपनी बनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है तो मद्रास हाई कोर्ट ने शामिल किया है। मद्रास हाई कोर्ट ने वैवाहिक गोपनीयता को निजता का अधिकार घोषित कर दिया है, और इसमें बताया है कि जो विवाह होता है उसमें जो है पति पत्नी के बीच जो है विवाह विश्वास का प्रतीक माना जाता है, और इसमें जासूसी नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मैंने क्लास में पूरी डिटेल से बता रखी थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी, इससे अगर पूछे कौन से व्यक्ति संबंधित है तो पुट्टा स्वामी जी इससे संबंधित है, और इन्होंने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखवाया था अनुच्छेद 21 में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न देखें तो प्रश्न हमारा है 26, हाल ही में वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो का संबंध किस भाषा से है? तो यह एक शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, और यह पूछे किस भाषा में है तो यह कन्नड़ भाषा में है, जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। ठीक है। इस बार ऑस्कर अगर पूछे किस क्रम का है तो 97वें क्रम का है। 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा, और भारत की तरफ से शॉर्ट फिल्म को नामित की गई है तो कन्नड़ भाषा में की गई है जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू, और इसके डायरेक्टर पूछे कौन है तो चिदानंद नायक इसके डायरेक्टर हैं। जबकि पूछे फिल्म को नॉमिनेट की गई है ऑस्कर के लिए तो 2025 में फिल्म नॉमिनेट की गई है, इसका नाम है लापता लेडीज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में छठ पूजा त्यौहार कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो छठ पूजा फेमस है कहाँ का? बिहार का। छठ पूजा जो है 5 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में चला है, और यह 4 दिन तक त्यौहार चलता है। कहाँ पर? बिहार में। जिसका पहला दिन होता है नहाय खाए, दूसरा दिन जो कि 6 नवंबर को मनाया गया है जिसे पंचमी कहते हैं, ये इसमें खरना होता है। षष्ठमी 7 नवंबर को हुआ था, जो कि छठ पूजा मेन दिन यही होता है। और 7वां दिन अगर पूछे सप्तमी को 8 नवंबर को उषा धैर्य यानी सूर्य भगवान को जल अर्पित किया जाता है। इसमें जो है उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को नदी में खड़े होकर पूजा अर्चना करते हैं, यानी कि डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि नागालैंड का भी 17वां जिला बनाया गया है, तो कौन सा 17वां जिला है? तो मेलूरी जो है नागालैंड का 17वां जिला है। हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है।
केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता पूछे किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है, जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं। और इसमें जो है दो बातों पर बात की गई है, दो चीज़ों पर, हिंदी के विकास के लिए दो चीज़ों पर इसमें बात करी गई है। एक तो भारतीय भाषा अनुभाग बनाया जाएगा और दूसरा हिंदी शब्द के लिए सिंधु शब्दकोश बनाया गया है। और केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष पूछे कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है अमित शाह जी ने किया है। राजभाषा के बारे में देख लेते हैं कि हमारे संविधान में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच किया गया है। अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। संविधान के समय 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषा है। भाषा के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो बीजी खरे आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत हो गई है, जिससे संबंध है कोदो बाजरा। तो कोदो बाजरा खाने से जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और यहीं पर 10 जंगली हाथियों की मौत हो जाती है कोदो बाजरा खाने से। और इसमें बताया जा रहा है कि इस कोदो बाजरा में माइक्रोटीन टॉक्सिन नामक पदार्थ पाया गया है और इसी के कारण इसमें खाने वाली चीज़ों में खाद्य विषाक्तता उत्पन्न हो जाने से 10 जंगली हाथियों की मौत हो गई है। अगर बात करें कि बाजरे की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, तो हमारे भारत में होती है। और पूछे कि बाजरा जो है किस प्रकार का पौधा है, तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। यह मोटा अनाज है और यह खरीफ का फसल है। बाजरा एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 30वां। हाल ही में 18 फुट के दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस की मौत कहाँ हुई है? तो कैसियस की मौत हो गई है ऑस्ट्रेलिया में। कैसियस जो है 18 फीट बड़ा मगरमच्छ था। इसकी मौत अभी जो है ऑस्ट्रेलिया में हो गया है और इसकी उम्र लगभग 110 साल बताई जा रही है। और ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में कुल 6 प्रांत हैं, जिनमें से एक प्रांत है क्वींसलैंड। इसी क्वींसलैंड के पास जो है कैसियस मगरमच्छ का मृत्यु हो जाता है और इसी क्वींसलैंड के सहारे जो है पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मतलब इसी के सहारे जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है और क्वींसलैंड के पूर्व में ग्रेट प्रवाल भित्ति स्थित है। अगर मैं आप सभी को थोड़ा सा बता दूं, कुछ इस तरह से जो है ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली श्रेणी पाई जाती है इसे कहते हैं ग्रेट प्रवाल भित्ति और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो यहाँ तक फैला हुआ है और यहीं पर जो है ये वाला जो भाग है ये क्वींसलैंड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सबसे बड़ा सांप अगर पूछे कौन सा है, तो यूनेक्टस अकाइमा है और इसकी खोज अगर पूछे भी कहाँ पर हुई है, तो अमेजन वर्षा वन में हुई है। 31वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किसने करी है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा अगर पूछे किसने करी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने करी है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में जो है विशेष शिक्षा क्षेत्र की शुरुआत करी गई है। 6 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। और इस योजना के शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 83वां स्थान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इस रिपोर्ट में बताया जाता है किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो इसमें पहला स्थान है सिंगापुर का। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 195 देशों में फ्री वीज़ा एंट्री कर सकते हैं, जबकि भारत का जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वां स्थान है। अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप 58 देशों में फ्री वीज़ा एंट्री कर सकते हैं और इसमें सबसे आखिरी स्थान अगर पूछे किसका है, तो अफगानिस्तान का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो पहली बार जो है अल जौफ रेगिस्तान में बर्फबारी हुई है और यह रेगिस्तान अगर पूछे किस देश में है, तो सऊदी अरब में है। अल जौफ रेगिस्तान कहाँ है? सऊदी अरब में। और इसमें पहली बार भारी बर्फबारी के कारण चर्चा में बन गया है। और रेगिस्तान की बात करें तो यहाँ पे 2 और रेगिस्तान याद रखेंगे, एक तो रब अल खाली मरुस्थल और अल नैफूद मरुस्थल। तो 2 मरुस्थल हैं और ये तीसरा जो चर्चा में बना हुआ है अल जौफ रेगिस्तान, जहाँ पे पहली बार बर्फबारी हुई है। सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद और सऊदी अरब में मुद्रा यूज होती है रियाल। हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिग नबी का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
तो ब्रिग नबी का उद्घाटन किया गया है पंजाब में। ब्रिग नबी यह भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है। इसका उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो मोहाली पंजाब में किया गया है। नबी का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है। और इस नबी का यानी कि कहें तो बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक फसल उगाना, उच्च उपज वाली फसल को पैदा करना, कृषि क्षेत्र में नवाचार लाना और खाद्य क्षेत्र में बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहा WNC 2215 का संबंध किससे है, तो यह संबंधित है मधुमेह से। WNC 2215 यह एक स्मार्ट इंसुलिन है और इसका संबंध अगर पूछे किस क्षेत्र से है तो यह मधुमेह से संबंधित है। हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे था, तो ये भोजपुरी की लोक गायिका थी। शारदा सिन्हा ये इन्हें बिहार का कोकिला कहा जाता था और भी हाल ही में इनकी कैंसर की वजह से मृत्यु हो जाती है। ये जो है भोजपुरी लोकगीत से संबंधित थे। इन्हें 2018 में भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। हाल ही में पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदर वेट विश्व खिताब किसने जीता है, तो यह जीता गया है मनदीप जागड़ा के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। विश्व मुक्केबाजी महासंघ की तरफ से सुपर फेदर वेट का खिताब अगर पूछे किसने जीता है तो मनदीप जागड़ा ने इसको जीत लिया है और यह जीतने वाला पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने किसको हराया है, तो ब्रिटेन के कॉनर को हरा दिया है, ब्रिटेन के कॉनर को हराया है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर का संबंध किससे है, तो यह पुस्तक है रामचंद्र गुहा जी की। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। स्पीकिंग विथ नेचर पुस्तक अगर पूछे इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो पर्यावरण के जो भी आंदोलन किए गए हैं स्पीकिंग विथ नेचर पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। और यह पुस्तक पूछे किसका है, तो रामचंद्र गुहा जी की है और यह पुस्तक चेन्नई से लॉन्च किया गया है। हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है, तो सुगम ऐप को किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए। किसके लिए, तो संपत्ति के लिए, ठीक है। और इसको लॉन्च अगर पूछे किसने किया है तो छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सुगम ऐप या छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लॉन्च किया है किसके लिए, तो संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सके इसके लिए, एक संपत्ति को ताकि 3 से 4 लोगों को ना बेचा जा सके। इससे जो है धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुगम ऐप को लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। हाल ही में USA के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है सॉरी, तो 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीत लिया है USA का, तो ये जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। USA का जो चुनाव होता है यह 4 सालों में एक बार होता है और नवंबर माह में होता है। नवंबर माह में पूछे कब, तो मंगलवार के दिन होता है और इस बार जो है मंगलवार पड़ा था 5 नवंबर को, ठीक है। तो 5 नवंबर को चुनाव हुआ USA में और इसमें 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। हमारे यहाँ पे एक तो राज्य स्तर की सरकारें भी चुनाव लड़ती हैं और एक केंद्र सरकार है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सरकारें मतलब 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। रिपब्लिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस लड़ रही थी और ये किसकी तरफ से थी, जो बाइडन की तरफ से थे, जो कि USA के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे, ठीक है। तो इसमें जो है अगर पूछे 47वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप यह चुनाव जीत जाते हैं और ये शपथ लेंगे 20 जनवरी 2025 को ये शपथ लेंगे। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में न्यूट्रॉनों का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा JUNO वेधशाला का संबंध किससे है, तो जूनो वेधशाला का संबंध हो जाएगा चीन से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जूनो वेधशाला जिसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रॉनो ऑब्जर्वेटरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जूनो का उद्देश्य है न्यूट्रॉनो का अध्ययन करने वाला वेधशाला। इसको न्यूट्रॉनो का अगर अध्ययन कर लिया जाएगा तो इससे अंतरिक्ष के बारे में यानी ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो है कलेक्ट की जा सकती हैं, ठीक है। तो इस वेधशाला का संबंध अगर पूछे किस देश से है, तो चीन से संबंधित है और इस वेधशाला को पृथ्वी की सतह से 700 मीटर की गहराई में स्थापित किया जाएगा। अगर पूछे भारत का न्यूट्रॉनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो थैनी में की जाएगी। थैनी अगर पूछे कहाँ पे है, तमिलनाडु में। हाल ही में किसने घोषणा की है 1 जनवरी 2025 से देश में बुरखे पर प्रतिबंध लागू होगा, तो स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया है। स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर बुरखे पहनना या फेस को ढकना प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। अगर 1 जनवरी के बाद अगर कोई अपना बुरखा पहनता है या फिर
फेस को ढकता है सार्वजनिक स्थान पर, तो उसको पकड़े जाने पर 1000 स्विस फ्रैंक जो है उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। विश्व का पहला देश जिसने बुर्के को प्रतिबंधित किया था तो फ्रांस ने किया था, 2011 में किया था। और अभी हाल ही में श्रीलंका ने भी बुर्के को बैन कर दिया है। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मार्मुगाओ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा और यह गोवा का बंदरगाह है। पर्यावरण जहाज सूचकांक, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे बंदरगाह जिनको पर्यावरण का ध्यान रखकर बनाया गया है, तो ऐसे बंदरगाह जिनको पर्यावरण में ध्यान रखकर बनाया गया है उन्हीं बंदरगाहों को जो है पर्यावरण सूचकांक में शामिल किया जाता है। और इसमें शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मुगाओ बंदरगाह, और यह बंदरगाह किस राज्य का है? तो गोवा का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने उड़ीसा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाइटेनियम का खुदाई अगर पूछे कहाँ से किया जाएगा तो उड़ीसा से किया जाएगा। और इसके साथ भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो कजाकिस्तान के साथ किया है। भारत सरकार और कजाकिस्तान सरकार के बीच में समझौता हुआ है किसको लेकर? तो टाइटेनियम स्लैग उत्पादन के लिए। और इसका उत्पादन कहाँ से किया जाएगा? उड़ीसा से किया जाएगा। इसका उत्पादन करने का उद्देश्य क्या है? इससे रोजगार में सृजन होगी, टाइटेनियम की आपूर्ति देश में बेहतर होगी और विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। और टाइटेनियम एक हल्की धातु होती है और इसका प्रयोग अगर पूछे कहाँ किया जाता है तो यह वायुयान बनाने में ही टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा किसने करी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ पे 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया ऐप बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? तो एंथनी अल्बनीज है। इन्होंने घोषणा कर दिया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये सभी चीज़ें जो हैं बैन कर दी जाएंगी। और इसका उद्देश्य क्या बताया है कि बच्चों के मानसिक विकास अच्छी तरह से होंगे, उनका शारीरिक विकास भी होगा और देश में जो है साइबर सुरक्षा भी नहीं होगी। मतलब साइबर सुरक्षा से जो भी अटैक होते हैं उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस अगर पूछे कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा अगर पूछे पहली बार कब करी जाती है? तो 7 नवंबर 2014 को करी जाती है। इसलिए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देश में पूछे नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो 1975 में किया गया था। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। स्टडी ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में पहला स्थान किस देश का है, किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। किस रिपोर्ट के अनुसार? पर भारतीय स्टेट बैंक रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही गई है। भारतीय स्टेट बैंक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह करने में योगदान देने वाला पहला राज्य अगर पूछे कौन सा है? तो पहला राज्य है महाराष्ट्र। ये पूरे देश का जो है 38.9% जो है प्रत्यक्ष कर संग्रह करता है, जबकि दूसरा स्थान है कर्नाटक का है और तीसरा स्थान है दिल्ली का। प्रत्यक्ष कर ऐसा होता है कि जो सरकार डायरेक्ट व्यक्ति से ले ले, यानी कि सरकार जैसे हमसे ले ले, आपसे ले ले, तो इस प्रकार के जो कर होते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जिसमें आयकर और कारपोरेट टैक्स आते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर कौन होता है? तो जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर होता है। जैसे मैं कोई चीज़ दुकान से खरीदने जाता हूँ तो दुकान पर जो है टैक्स सरकार ने लगाया है, लेकिन दुकानदार हमसे टैक्स वसूल लेता है। नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण प्रावधान किसने किया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जो भी नौकरी निकलेगी उसमें 35% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाएगा। इसकी घोषणा अगर पूछे किसने करी है? तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने इसकी घोषणा कर दी है। पहले यह प्रतिशत थी 33% और अब इसे बढ़ाकर 35% कर दिया गया। ठीक है, तो सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। ये बात जो है मध्य प्रदेश के सीएम ने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को जो है 33% का आरक्षण दिया जाएगा। यह किस संविधान संशोधन में उल्लेख किया गया है? तो 106वां संविधान संशोधन में यह बात कही गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो राजस्थान में रखा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है और इस बाल विवाह का अगर पूछे जिम्मेदार कौन है तो इसकी जिम्मेदारी दी गई है स्थानीय स्वशासन यानी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको दी गई हैं और जो स्थानीय स्वशासन है यानी कि जो राज्य स्तर पर मतलब जो जिले स्तर की सरकारें हैं उनको दे दी गई है। ठीक है कि यहाँ पे जो है अब बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बाल विवाह निषेध एक्ट अगर पूछे भारत में कब से लागू है तो 2006 से लागू है। हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है तो यह किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना के जो मुख्य सचिव हैं जिनका नाम है शांति कुमार, इन्होंने सदर सम्मेलन जो तेलंगाना में होता है दिवाली के 2 दिन बाद होता है, यहाँ पे जो है राज्य स्तरीय उत्सव घोषित कर दिया है और इस सदर सम्मेलन में सजी हुई भैंसों का जुलूस निकाला जाता है और इसे जो है शांति और गर्व का प्रतीक मानते हैं। तेलंगाना में 4 फेस्टिवल और याद रख लेंगे, एक तो बथुकम्मा फेस्टिवल, मेदराम जात्रा फेस्टिवल, समक्का सरलम्मा फेस्टिवल और बोनालू फेस्टिवल। समक्का सरलम्मा फेस्टिवल ये आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा फेस्टिवल है। 51वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दर्रांग का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो यह किया गया है दरांग स्थान है असम में। एकीकृत चेक पोस्ट यह पूछे कहाँ पे हुआ है तो यह दर्रांग में किया गया है, जिसमें भारत और भूटान के बीच यह समझौता असम में हुआ है क्योंकि दर्रांग स्थान कहाँ है, असम में है। भारत की तरफ से असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने इसमें भाग लिया था और वहीं पूछे भूटान की तरफ से सेरिंग टोबैको ने इसमें भाग लिया था। हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है तो यह किया गया है रूस के द्वारा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जिमसैट-2 यह क्या है, एक उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह किसका है तो जिम्बाब्वे का है। इसको लॉन्च कौन करेगा तो रूस लॉन्च करेगा। किस रॉकेट से तो सोयूज 2.1 रॉकेट से इसको लॉन्च करने वाला है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं कि T20 में सर्वोच्च स्कोर किसने बना दिया है तो जिम्बाब्वे ने बना दिया है और जिम्बाब्वे की राजधानी का क्या नाम है, हरारे है। T20 में कितना सर्वोच्च स्कोर बना दिया है 344 रन बना दिया है 4 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में QS एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है तो IIT दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है। QS एशिया रैंकिंग 2025 इस बार 16वें क्रम का रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में जो है 984 संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें 161 यूनिवर्सिटी किसकी हैं तो अपने भारत की 161 यूनिवर्सिटी हैं। और टॉप अगर 50 में पूछे भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है तो 2 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। टॉप 10 में 6 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। वहीं पूछे कि इस रिपोर्ट में अगर पूछे कि भारत में ही भारत का पहला कौन सा यूनिवर्सिटी बन गया है तो IIT दिल्ली बन गया है और इसका पूरे विश्व में स्थान, एशिया में इसका कौन सा स्थान है तो 44वां स्थान है। भारत में दूसरा स्थान है IIT बॉम्बे का और इसका एशिया में कौन सा स्थान है 48वां स्थान है। और पूछे एशिया में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी है तो पेकिंग यूनिवर्सिटी है और यह कहाँ का है तो यह चीन का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है तो सूसी बिल्स को नियुक्त किया गया है। USA में अभी आप सभी को मैंने बताया कि 47वें क्रम की राष्ट्रपति चुनाव हुआ है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं और इन्होंने व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी का सीडीएस किसे नियुक्त कर दिया है तो पहली महिला सूसी बिल्स को नियुक्त किया गया। ठीक है, और पूछे डोनाल्ड ट्रंप शपथ कब लेंगे तो 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किया है तो 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक हथियार किसे निर्यात किया है तो USA को निर्यात किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक हथियार किसे निर्यात किया है तो टॉप 3 देश आपको याद रखना है। कौन कौन से, USA, फ्रांस, आर्मेनिया। लेकिन पूछे आर्मेनिया को आकाश मिसाइल का पहला खेप यहाँ पे निर्यात किया गया तो आकाश मिसाइल का पहली बार निर्यात किस देश में किया गया है तो यह आर्मेनिया में किया गया है। जबकि अगर पूछे सर्वाधिक हथियार निर्यात में कौन से टॉप 3 देश हैं तो यह है USA, फ्रांस, आर्मेनिया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किसे किया गया है तो यह किया गया है फिलीपींस को। हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है तो दूसरे क्रम का भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण अभी जो है इसका शुभारंभ किसने किया है तो CDS वर्तमान जो है अनिल चौहान जी ने इसका शुभारंभ किया है, कहाँ पर, नई दिल्ली में किया है।
इस सैन्य विरासत महोत्सव में हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने भाग लिया है। नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह और आर्मी अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो उपेंद्र द्विवेदी। तो तीनों ने सैन्य विरासत महोत्सव में भाग लिया है। 83वें क्रम का जो भारतीय सड़क कांग्रेस है, इसका शुभारंभ अगर पूछे कहाँ से हो रहा है तो रायपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में एडिलगिव हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति या जो दान देने में सबसे आगे हो। तो इसमें पहला स्थान है शिवनादर जी का, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एडिलगिव हुरन इंडिया की फिलैंथ्रोपी लिस्ट जारी की गई है 2024 की, और इसका मतलब होता है परोपकार या दान करने में किसका पहला स्थान है। तो टॉप पर कौन है, शिवनादर जी हैं जो कि HCL कंपनी के मालिक हैं। दूसरा स्थान मुकेश अंबानी का है और तीसरा स्थान किसका है, निखिल कामत जी का है जो कि सबसे युवा भी हैं। ठीक है, तो सबसे युवा अगर पूछे दान देने में कौन है तो निखिल कामत जी हैं। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार दिया गया है अनिल प्रधान जी को, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 अगर पूछे किसे प्रदान किया गया है तो अनिल प्रधान जी को सम्मानित किया गया है, और ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इस पुरस्कार के तहत इनको 10 लाख रुपए की इनामी राशि भी दी जाएगी। वहीं बेस्ट बैंकर का पुरस्कार किसे दिया गया है तो हमारे देश के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास जी को बेस्ट बैंकर का पुरस्कार सम्मानित किया गया है। हाल ही में वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च किया है। तो जो भी वंचित कारीगर हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं उसको बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड की शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा की गई है तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्यूलिप ब्रांड को लॉन्च किया गया है। ट्यूलिप ब्रांड किसके लिए लॉन्च किया गया है तो वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, और इसे लॉन्च किया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके मंत्री कौन है तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री हैं। और ट्यूलिप ब्रांड को अगर पूछे कहाँ से लॉन्च किया गया है तो शिल्प मेला समागम में इसको लॉन्च किया गया है। और शिल्प मेला समागम का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो नई दिल्ली में किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है। इसका नाम दिया गया है जल मेट्रो परियोजना। ये कोई मेट्रो ट्रेन नहीं है, यह एक नाव है। ठीक है, इसी को जो है क्या बना दिया गया है, मेट्रो नाम दे दिया गया। ठीक है, तो दूसरी जल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है, मंगलुरु में किया गया। मंगलुरु स्थान कहाँ है, कर्नाटक में। अगर बात करते हैं जल मेट्रो परियोजना की शुरुआत भारत सरकार ने करी है। पहली जल मेट्रो परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई थी तो कोच्चि केरल में किया गया था, और दूसरी अभी हाल ही में कहाँ किया गया है, मंगलुरु के कर्नाटक में किया गया है। जिसकी यात्रा कहाँ से होगी तो बाजल से लेकर मारबूर के बीच यह जो है यात्रा होने वाली है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं। भारत की पहली अगर पूछे अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है तो हुगली नदी पर बना कोलकाता में बना हुआ है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, जो कि हुगली नदी में शुरू किया गया है। ठीक है, हुगली नदी कलकत्ता नदी के पास से बहती है या किनारे से बहती है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 40 मिनट में बताया था, तो पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है पूरी व्याख्या के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर इसका PDF अगर एक बार खुद से डाउनलोड करके रिवीजन करेंगे तो आप सबकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, माता पिता की सेवा करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।